किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसमें से अब क्या डायग्राम्स आएंगे? यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के सारे टाइप्स तुमने नहीं पढ़े, तुमने इम्यूनिटी वाली यूनिट में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स पढ़े हुए हैं, मैक्रोफाजेस पढ़े हुए हैं। यहाँ से क्योंकि एंट्री एग्जिट हो रही है तो इस एरिया को हम हाइलम बोलते हैं। स्टमक ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ओपन होता है? हेलो 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 निंजास, क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू आईसीएसई वाला क्लास 9th एंड 10th। तो 9th के प्यारे प्यारे निंजास, हम आ गए हैं अपने नए मिशन की तरफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके बायोलॉजी में बनते हैं। जो बैच के बच्चे हैं वो जानते होंगे मुझे, जो नए बच्चे शायद हैं मैं उनको बता देती हूँ। माय नेम इज उपासना भोंगिया एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। एंड आज हम मिशन आपकी एक नई सीरीज है जिसमें हम क्लास 9th के लिए हर सब्जेक्ट के हर तरीके से टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। मिशन सीरीज में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एक जगह कर रहे हैं। फिर हमने किया पूरी मैराथन रिकॉर्डेड फॉर्म में, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट्स एक जगह पर करे। मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट्स तुमको करा दिए हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। अगर तुमको फुल सिलेबस एक साथ रिवाइज करना है तो लाइव भी आएंगे, ठीक है, मैराथन लाइव भी होगी, बट वो एक रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट में है क्योंकि तुमको टाइमली चीजें प्रोवाइड करनी थी। आज जो हम करने वाले हैं, वी आर मूविंग टू न्यू मिशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, तो तुमको पता है तुम्हें कमेंट्स में ये वीडियो देखने के बाद क्या लिखना है कि भाई मिशन accomplished, मिशन 3 also accomplished। सो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड हटा दो, मैं तो ना सारे डायग्राम्स तुमको कराने वाली हूँ। एंड डायग्राम्स जो है कौन से बनाने के लिए आते हैं और कौन से बेटा तुमको, आजकल पैटर्न बदल गया है ना, तुमको फुल डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है। तुमको डायग्राम दे दिया जाता है बिना लेबलिंग के और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि तुमको अब सिर्फ डायग्राम स्कैन करके ड्रॉ नहीं करना है, तुमको एक एक लेबलिंग पता होनी चाहिए ताकि एक भी नंबर ना कटे। तो इसलिए हम सारे डायग्राम्स करने वाले हैं। जो डायग्राम छोटे होते हैं वो ड्रॉ करने के लिए आते हैं, जो डायग्राम छोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े डायग्राम्स है, वो तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए, टॉपिक लिखने के लिए सारी चीजें पूछी जा सकती है। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए ताकि तुम ओवरऑल प्रिपरेशन एक ही वीडियो में करो ना यार, बार बार क्यों कहीं और जाना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले करने के वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। बायो की तो भाई डायग्राम्स जो है, बायो की तो शान जान सब डायग्राम्स है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, ठीक है, ऑल चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें डायग्राम्स बनते ही नहीं है। अब यार हाइजीन वाली यूनिट में तुम क्या डायग्राम बना लोगे, नहीं बना पाओगे, उसमें कोई डायग्राम थोड़ी है। बट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि तुमको मक्खी की फोटो दे दी और पूछा जाए कि भाई ये क्या है और इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है। अब मक्खी को तो पहचान जाओगे ना, हाउस फ्लाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसमें से अब क्या डायग्राम्स आएंगे? पर उसमें तुमको कोई जानवर अटैच कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है। जैसे मान लो फ्लैट वर्म्स दे दिए तो तुमको पहचानना है कि अरे ये तो प्लेथीहेल्मिन्थ फाइलम की बात हो रही है। या फिर ब्रायोफाइटा दे दिया तो तुमको पहचानना है कौन से फाइलम या डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल। अब सेल चैप्टर में तुमको एक तो ये फोटो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है, मैं पेपर बनाती तो जरूर डालती कि यहाँ पर ये जो आपको लेंस दिख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप दिख रहा है, ये किसने दिया था? सो बेटा ये सबसे पहले डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप था जो कि रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और ये जो बाइफोकल लेंस वाला माइक्रोस्कोप है, दिस वाज गिवन बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ। तो साइंटिस्ट की पहचान और तुमको पता होना चाहिए, लेबलिंग नहीं आएगी बट तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अपनी बुक जरूर खोल लेना क्योंकि बुक में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है पूरा का पूरा ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तुमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो बेस है, कौन सा आई पीस है, कौन सा जहां पर आप अपनी ग्लास स्लाइड रखोगे वो एरिया कौन सा है। जैसे एक होता है इसमें स्टेज, ठीक है, पूरा डायग्राम में नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर एक स्टेज होता है जहां पर तुम अपनी ग्लास स्लाइड रखते हो। फिर यहाँ पर एक छोटू सा मिरर होता है जहां से लाइट पड़ती है बेटा। फिर यहाँ पर एक आई पीस होता है जिससे तुम देखते हो। तो ये 3 लेबलिंग्स इस डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास एक और डायग्राम जो सेल चैप्टर में से ही है। सेल में आप अलग अलग तरीके के सेल पढ़ते हो ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है न्यूरॉन के सेल का। तो ये एक न्यूरॉन है,
न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन का डायग्राम आपको आना चाहिए। आओ मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऐसे रैंडम से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल देना। देखो डायग्राम सुंदर बनाने का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके नंबर मिलते हैं। लेबलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम शार्प पेंसिल से डायग्राम बनाओ, कोई कलर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पर स्केल की जरूरत पड़ती है वहां स्केल यूज करो, कंजूसी दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ न्यूरॉन का ये डायग्राम देखो, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, जैसे मैं क्लास में बनवाती हूँ बिल्कुल वैसे ही तुमको बनाकर आना है, ठीक है। यहाँ पर 4 की जगह 5 बना दोगे, 3 बना दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेबलिंग सही होनी चाहिए। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग, साइनैप्टिक नोड्स, इसके बीच में साइनैप्टिक वेसाइकल्स, साइनैप्टिक वेसाइकल्स में कुछ केमिकल्स दिखा के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी लिख दिया। जैसे ये देखो न्यूक्लियस, ये इसके डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन। अब एक्सॉन के ऊपर एक और तरीके के सेल्स जा रहे हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम श्वान सेल्स लिखकर आना, श्वान सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाना, गैप दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इनका न्यूक्लियस भी दिखाकर आना, ठीक है। इन गैप की लेबलिंग करके आना, नोट्स ऑफ रैनवीर, ये श्वान सेल्स है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि तुमने सब कुछ लिखा हुआ होगा, ड्रॉ किया हुआ होगा, तो अपने नोट्स या बुक खोलकर बैठो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम ड्रॉ से ज्यादा बेटा इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये डायग्राम पूछा जाता है। ये पूरा डायग्राम है स्टोमेटल अपैरेटस का, स्टोमेटल अपैरेटस। अब अपैरेटस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स जुड़े हुए हैं। बीच में जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे सोलन सेल्स जो तुम बनाओगे, किडनी शेप्ड सेल्स या फिर बीन शेप्ड सेल्स है ना, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स पेयर में होते हैं इस तरीके से। गार्ड सेल के पास खुद का न्यूक्लियस भी होगा, गार्ड सेल के पास खुद का बड़ा सा वैक्यूल भी होगा। क्या गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, बिल्कुल गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी होंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। ये तो हो गए दोनों गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बीच में जो तुमको ओपनिंग दिख रही है, साइड में लेबल करना, ठीक है, साइड में लेबल करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स के बीच में जो तुमको ओपनिंग दिख रही है, इसको हम स्टोमा या फिर स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं, स्टोमा या फिर स्टोमेटल ओपनिंग। अच्छा डायग्राम में ना लेबलिंग अगर तुम करो, तुम्हारी लाइन अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, मेक श्योर ये लाइन थोड़ी सीधी जाए, क्योंकि साफ काम करने का मतलब क्या है कि लाइन ऐसे 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 ना हो। ऐसे लेबलिंग करने की बजाय कैसे लेबलिंग करनी चाहिए, एक साइड लेबलिंग करनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाहर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो इस तरीके से तुम बाहर की तरफ एपिडर्मल सेल्स बना सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। हो गया ये डायग्राम तुम्हारा कंप्लीट। इसको हम बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब ये पूरा डायग्राम तुम्हारा स्टोमेटा का है या फिर स्टोमेटल अपैरेटस का है। इस डायग्राम पे आ जाओ, ये पिंक कलर का क्या है भाई, इसका न्यूक्लियस है। ये ग्रीन ग्रीन क्या है, इसके क्लोरोप्लास्ट है। बीच में जो बड़ी सी कैविटी दिख रही है, ये दोनों कैविटी इसके वैक्यूल है। दोनों गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस है स्टोमा है, बाहर की तरफ जो सेल्स है एपिडर्मल सेल्स है, और ये दोनों खुद तो क्या हो गए, गार्ड सेल्स हो गए। तो इस तरीके से हर तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मतलब मेरे पास नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनाने से, तुमको टेस्ट तो दे दिए जाते हैं, बट अगर फाइनल पेपर बनाने का मौका दिया जाए तो डेफिनेटली आई विल ऐड दीज क्वेश्चंस। मूविंग ऑन, वी हैव प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल तुमको दिख रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स तुमको नहीं बनाना, इतना कलरफुल नहीं बनाना, तुमको सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें मेंशन करनी है कि देखो भाई अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो बैक्टीरिया का होगा, सबसे बाहर सेल वॉल बनाओगे, इसको लेबल करोगे, ये सेल वॉल हो गई। फिर इसके अंदर बना दोगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसका जो न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस तो नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल एक तरीके से ऐसे बना दिया, लिख दिया इसको, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके बाहर राइबोसोम्स और डेंस साइटोप्लाज्म, सिर्फ लिख देना, दिखाओगे तो नहीं पेंसिल से, बस इस तरीके से राइबोसोम्स बना दिए, ये जेनेटिक मटेरियल लिख दिया, और इसके बाहर ऐसे ही रैंडमली लिख दिया न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस तो नहीं है, इट हैज न्यूक्लियोइड।
ठीक है। फिर इसके बाहर तुम एडिशनल स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, जैसे पिछले वाले डायग्राम में यहाँ फ्लैजिला दिखाया हुआ है, तो हमने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है ना बैक्टीरिया का, जिसके अंदर बाहर एक हमने एडिशनल प्लाज्मिड की लेयर भी दिखाई हुई है, कैप्सूल की लेयर दिखाई हुई है, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी दिखाया हुआ है। तो इतना डिटेल में डायग्राम जो तुमने बनाया है वो तुम बना सकते हो। ये देखो, बीच का ये हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये राइबोसोम्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोइड जरूर लिख कर आना, इसके ऊपर छोटे छोटे एक्सटेंशन दिख रहे हैं, इसको पिलाए बोलेंगे। ऐसे ही और छोटे छोटे एक्सटेंशन लिख के फिम्ब्रियाई भी डाल सकते हो, ठीक है। कैप्सूल भी दिखा दिया, सेल वॉल भी दिखा दी, सेल मेम्ब्रेन भी दिखा दी। अगर तुम एक बार अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लेना, वैसे देखो डायग्राम में कलर की रिक्वायरमेंट, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम कलर भी करो। अगर कलर के लिए टीचर बोलती है तो तुमको ना वो नहीं लेके जाने स्केच पेन, पेंसिल कलर्स यूज करने, हमेशा हमेशा पेंसिल कलर्स यूज करने होते हैं, क्योंकि जो भी तुम दूसरे ऑयल पेस्टल वगैरह जो कलर्स होते हैं उससे खराब हो जाता है बेटा, छाप आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप पेंसिल कलर यूज करें। अगर जरूरत पड़ रही है तो पेन का कभी इस्तेमाल मत करना, ये रूल होते हैं, ये आप कॉलेज में सीखोगे, जब आपको कॉलेज की प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है ना, तो उसमें डायग्राम्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। वी ओनली यूज पेंसिल कलर्स, वो भी एक अलग अलग शेड्स के पेंसिल कलर्स हम यूज करते थे। एंड वी ऑलवेज यूज द स्केल इवन टू डू दिस लाइन ना, इस लाइन को मार्क करने के लिए भी स्केल यूज किया जाता था। तो इतना प्रिसाइसली तो नहीं जाना है तुमको, बट मेक श्योर कि आप पेंसिल या फिर कलर्ड पेंसिल का इस्तेमाल करें, जो पेंसिल कलर आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी दिखा सकते हैं, यानी कि प्लाज्मिड भी दिखा सकते हैं। प्लाज्मिड को सर्कुलर दिखाना, प्लाज्मिड को सर्कुलर दिखाना, ठीक है। और कोई सेल ऑर्गेनील इसके अंदर है नहीं, तो अब इसको अब लेबल में करवा ही देती हूँ। ये हो गया कैप्सूल सबसे बाहर, फिर उसके अंदर सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई। 2x पे देख लो, अगर तुमको लग रहा है कि मैम सब आता है तो 2x पे देख लेना, पर छोड़ना मत, वीडियो इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्म लिख दो, ठीक है। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। लंबा सा जो निकालोगे वो फ्लैजिला होगा, छोटे छोटे एक्सटेंशंस निकालोगे इस तरीके से, ये पिलाए लगा लो, पिलाए थोड़े लंबे होते हैं, फिम्ब्रियाई छोटे छोटे होते हैं, तो इनको फिम्ब्रियाई मार्क कर दो। एक साइड करिए मैंने सारी लेबलिंग, तुम भी ऐसी कोशिश करना, एक साइड लेबलिंग करके आना, गुलदस्ता मत बना देना लेबलिंग का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डायग्राम बनाकर आने हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है यूकैरियोटिक सेल में तो भाई पूरा डायग्राम नहीं आता, यूकैरियोटिक सेल का लेबलिंग पूछ ली जाती है कि भाई ये जो सेल ऑर्गेनील है, जैसे ये वाली सेल ऑर्गेनील कौन सी लूं, ये वाली ले लेती हूँ, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डायग्राम आता है, बनाने के लिए भी आ सकता है और आइडेंटिफाई के लिए भी आ सकता है। तो इट इज अ सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। सॉसेज मैं क्या बोलती हूँ हिंदी में, कबाब जैसे लगते हैं, कबाब जैसे। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल स्मूथ होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। इसके फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम क्रिस्टेई बोलते हैं। फिर इसके पास इसका खुद का डीएनए है, इसके पास इसके खुद के राइबोसोम्स हैं। लेबलिंग्स के मार्क से याद रखना। और फिर ऐसे राइबोसोम को एक्स या वाई बना दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है। इसके फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टेई बोलेंगे। फिर वो पूछ सकता है कि भाई क्रिस्टेई का मतलब जो फोल्ड्स है उसका फंक्शन क्या है, क्रिस्टेई का फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। दैट इज व्हाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड वीडियोस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको अलग अलग तरीके से इसीलिए बनाया गया है मिशन में, ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर डायग्राम्स को समझना तुम्हारे लिए आसान हो। अब खुद बताओ, ये वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है जिसमें खिचड़ी पक गई, या फिर ये वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, तो इसीलिए तुमको भी सुंदर डायग्राम बनाकर आना है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन में मैं तुमको करा रही हूँ, कौन सी सेल ऑर्गेनील है ये तुमको पहचाननी है, और फिर तुम उसको आंसर करोगे, सारे पार्ट्स को लेबल करोगे। अब ये सेल ऑर्गेनील जिस बच्चे ने पहचान लिया, मतलब तुम्हारी तैयारी जो है वो अच्छी है। और अगर तुमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो तैयारी थोड़ी कच्ची पक्की, अभी और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये डायग्राम है हमारा क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनील का। मैं बनवा दूं क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनील, 2 लेयर बनाएंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या खास बात है, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और इसका मेन फीचर क्या है, इट हैज थाइलाकोइड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थाली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक।
इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। जैसे एक प्लेट की बात करेंगे तो हम उसको थाइलाकोइड बोलेंगे, मुझे पूरे पाइल की बात करनी है तो उसको हम ग्रेना बोलेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम स्ट्रोमा लैमले या फिर फ्रेट्स बोलते हैं। इसके बाहर वाला जो सारा एरिया होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो बाहर वाला सारी एरिया है इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। हो जाएगा। अब ये डायग्राम कर सकते हो, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेना, खत्म कहानी। ठीक है, फिर है हमारे पास इसके अंदर एक और डायग्राम आ गया, देखो वो बोल रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या काम कर रहा है और ये है क्या। देखो इसमें तुमको यहाँ बाहर मेम्ब्रेन दिख रही है और उसके बीच में पोर्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो छेद होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। सो दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। अब ये डायग्राम किसका है? ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको तुम क्रोमैटिन लिख सकते हो। और उसके अंदर भी एक राउंड डेन कलर की बॉडी है, ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई है, जिसमें आरएनए राइबोसोम्स पड़े हुए होते हैं, प्रोटीन बनता है यहाँ पर। ठीक है, देन मूविंग ऑन, टिश्यू चैप्टर पे अगर हम आ गए तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, लेबल करने के लिए। फिर परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में कुछ नहीं करना, थोड़े से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिखा देने हैं। कोलेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कोलेन्काइमा का ये वाला डायग्राम नहीं आता, ये वाला डायग्राम आता है लेबलिंग करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से टाइप का टिश्यू है। ये भाई कोलेन्काइमा टाइप का टिश्यू है। अब ये जो बीच बीच में तुमको थिक दिख रहा है, दिस इज थिकेंड कॉर्नर्स ऑफ सेल्यूलोज। कोलेन्काइमा स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किनारे किनारे पर सेल्यूलोज ज्यादा मोटा हो जाता है, हर जगह सेल्यूलोज होगा पर किनारे पर ज्यादा होगा। बीच में स्पेसेस नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पेरेन्काइमा में दिखाए गए हैं। देखो न्यूक्लियस तो सबके पास होगा, बस स्क्लेरेन्काइमा के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि ये मर जाते हैं, ये अपने अंदर का सारा सामान खाली कर देते हैं, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अंदर एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है। इसकी सेल वॉल मतलब थिक हो गई है सेल्यूलोज से, बट इसकी सेल वॉल में क्या होता है? लिग्निन। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल, बीच बीच में जो गैप्स है ना इसकी सेल वॉल में, उसको हम पिट्स बोलते हैं, और अंदर की खाली जगह को हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये डायग्राम्स आ सकते हैं, अभी स्कैन कर लो, एचडी में स्कैन कर लेना। जाइलम और फ्लोएम के अगेन आप डायग्राम जो है वो आइडेंटिफाई करने पर ज्यादा फोकस करना। जैसे जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर्स, ट्रेकाइड्स और जाइलम वेसल। वेसल जो होंगे उनका मुंह जो होगा वो ऐसा होगा, बट जब मैं ट्रेकाइड्स की बात करती हूँ तो ट्रेकाइड्स में हम एक लाइन लिखते हैं, टेपरिंग एंड्स, मतलब ऐसे एंड, सर्कल माउथ नहीं है, ऐसे जुड़ रहे हैं ऊपर से एंड्स। देखो ये ट्रेकाइड एंड्स है, ये ट्रेकाइड एंड्स है। फाइबर्स भी ऐसे लंबे लंबे होते हैं। ये परफोरेशन प्लेट्स जो होती है, पर परफोरेशन जो है ना, परफोरेशन मतलब बीच बीच में छेद, तो बीच बीच में जो छेद है वो फ्लोएम टिश्यू की ज्यादा इंपॉर्टेंट पहचान होती है। आओ मैं तुमको दिखाती हूँ। अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें, ये डायग्राम देखो, तो फ्लोएम टिश्यू में बीच बीच में हमने क्या बनाया, देखो फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये तो बाहर की तरफ होंगे, बीच में क्या होती है? सीव ट्यूब्स। इस तरीके से सीव ट्यूब्स बनती हैं। सीव का मतलब क्या होता है? बीच में जिनके छेद हो, तो यहाँ पर सारे छेद होते हैं। इतना ही नहीं, इसके यहाँ दीवार में भी छेद होते हैं। ये क्या हो गई? सीव प्लेट हो गई, प्लेट। और ये पूरी की पूरी क्या बन गई? सीव ट्यूब बन गई। अब इसके साइड में जो सेल्स बनाओगे वो है कंपेनियन सेल्स, बट उनके पास पूरा न्यूक्लियस है क्योंकि वो जिंदा है, और तभी ये इसको भी जिंदा रख पा रहे हैं। सीव ट्यूब्स एक्चुअली में अंदर से खाली होते, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो वैसे मर जाएंगे, पर कंपेनियन सेल्स इसको जिंदा रखते हैं। फिर यहाँ साइड में क्या बनाओगे? फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। न्यूक्लियस दिखा देना, फाइबर्स में कभी न्यूक्लियस मत दिखाना, फाइबर्स आर ऑलवेज है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही डायग्राम समझ में आ रहा है। एनिमल टिश्यू पर आ गए तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर।
स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में सिर्फ एक लेयर सेल्स की दिखाओगे और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर दिखाओगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, एक लेयर होती है बेटा, इसी से इनको सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है। स्ट्रैटिफाइड मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर है क्यूबॉइडल, शेप देखो क्यूबॉइडल है, फिर है कॉलमनार, कॉलमनार में लंबे लंबे सेल्स है, इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है। कॉलमनार के ऊपर अगर सिलिया लगा दिया तो सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देन है हमारे पास नेक्स्ट एल्वियोलर, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में ना तुमने कुछ ऐसी चीजें मार्क करनी है जो शायद तुमने अभी डिटेल में पढ़ी नहीं। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के सारे टाइप्स तुमने नहीं पढ़े, तुमने इम्यूनिटी वाली यूनिट में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स पढ़े हुए हैं, मैक्रोफाजेस पढ़े हुए हैं जो कि खा जाते हैं दूसरे सेल्स को। तो बेटा ये डायग्राम एक बार आओ मेरे साथ याद करो। ये जो बड़ा सा तुमको बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बड़े से जो सेल्स है ये फाइब्रस सेल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने तीन चीजें याद करी थी कि एक तो भाई ग्राउंड मैट्रिक्स होता है जिसमें पानी कम या ज्यादा होगा और पानी में घुली हुई कुछ चीजें होंगी, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। तो देखो ये जो आपने बीच में बनाया है ये तो है फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये फाइबर बनाने वाला सेल है। इसने यहाँ पर, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इसने यहाँ पर ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स दिखाए हुए हैं, वैसे कलर नहीं आएगा और कलर इस डायग्राम में गलत भी है, ठीक है। अब ये मैक्रोफाजेस है, मैक्रोफाजेस इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, मैक्रोफाज क्या करता है, मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, फाज मतलब ईटिंग, वो सेल है जो दूसरे सेल को खा जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े सेल्स है मैक्रोफाजेस, और यहाँ पर ये मास्ट सेल, ये एक तरीके का बी लिम्फोसाइट होता है जो कि हिस्टामिन सीक्रेट करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो चार लेबलिंग्स इसकी याद रख सकते हो, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल, मास्ट सेल को मस्त सेल मान सकते हो तुम कि भाई एक सेल है बहुत मस्त रहता है, बचाता रहता है, मस्ती करता रहता है। फाइब्रोब्लास्ट तो हमने पढ़ा ही है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, यहाँ पर जो फाइबर्स दिख रहे हैं वो कोलाजन फाइबर्स है, कोलाजन फाइबर स्किन में होते हैं, जितने ज्यादा बूढ़े होते जाएंगे उतना कोलाजन कम हो जाता है, तभी स्किन जो है बड़ी बूढ़ी जैसी होती है, रिंकल्ड होने लग जाती है। बच्चों की स्किन देखो कितनी क्यूट सी होती है, मतलब कितनी बाउंसी सी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तुमने एड्स में भी सुना होगा आजकल लोग कोलाजन लेना शुरू कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल कोलाजन सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, देखो इसमें क्या है, ये हमारे पास एक सेल है जिसको हम एडिपोज सेल या एडिपोसाइट बोलेंगे। इसका न्यूक्लियस साइड में होता है और बीच में एक बड़ी सी जगह होती है। न्यूक्लियस साइड में इसलिए होता है क्योंकि बीच में हमें फैट को स्टोर करना होता है, तो बीच में फैट स्टोरिंग ग्लोब्यूल है जो फैट को स्टोर करेगा। ये एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, तो एडिपोसाइट इज अ रिंग शेप्ड सेल। फिर है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकते हैं। सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, हमने याद भी ऐसे किया। इसमें तुमको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे स्ट्राइप्स दिखती है, डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं। इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाओगे, ठीक है। कोई ब्रांचेस नहीं निकली हुई है, सिंपल ऐसे देखना है इसको। इसके साथ इसका दूसरा सेल भी बना देते हैं, चलो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो समझ जाओगे डार्क और लाइट बैंड्स की बात हो रही है। तो ये हमारा स्केलेटल मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल। नॉन स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं उनकी शेप स्पिंडल शेप होती है, न्यूक्लियस एक ही होता है, कोई भी बैंड्स नहीं होते, ये पहचान जाओगे। फिर है हमारी कार्डियक मसल्स, ये ब्रांच्ड होती है, ये है तो सिलेंड्रिकल बट इसमें से ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं लाइक दिस। तो ब्रांचेस अगर निकल रही हैं तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, हार्ट की मसल्स की बात हो रही है, यानी कि कार्डियक मसल्स की बात हो रही है। क्या इसमें तुमको स्ट्राइशंस दिखती हैं, दिखती हैं, इसमें भी स्ट्राइशंस दिखती हैं, बट ये है यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एक ही है इनके पास, ठीक है। तो ब्रांचेस मेन पहचान है हमारी कार्डियक मसल्स की। हो जाएंगे ये डायग्राम्स। अब आ जाओ डायग्राम, क्वेश्चन आ गया, देखो दिस इज अ फिगर ऑफ अ मसल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा मसल है। अब बेटा इसके अंदर तुमको स्ट्राइशंस दिखाई गई है, न्यूक्लियस यहाँ पर एक एक ही दिखाया है, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम ये एक सेल तो हो गया, बीच में स्ट्राइशंस भी हो गई, ठीक है, स्केलेटल सेल लग रहा है बट न्यूक्लियस एक ही दिखाया है, बट बेटा इसमें ब्रांचेस नहीं दिखाई है,
तो ऑब्वियसली स्केलेटल मसल है। आई नो यहाँ पर एक न्यूक्लियस तुमको कंफ्यूजन दे सकता है, बट ब्रांचेस नहीं है तो डेफिनेटली ये हमारा स्केलेटल मसल ही हो गया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। ये क्या है, इसका डार्क बैंड, लाइट बैंड, वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज कनेक्टेड विद द बोन्स। ये हमारा स्केलेटल वॉलंटरी एक्शन है, तो ये हमारे हाथ में, पैर में, जहां भी हम वॉलंटरी अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टिश्यू? अगेन इट इज वॉलंटरी, इट हैज डार्क एंड लाइट बैंड्स, एंड अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसमें स्ट्राइएशंस दिखती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। फ्लावर चैप्टर में से ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डायग्राम बन जाता है कि भाई पूरा का पूरा तुमको बाइसेक्सुअल फ्लावर ड्रॉ करके आना पड़ सकता है। अगेन ड्रॉ करने के चांसेस कम है, लेबलिंग के चांसेस ज्यादा है। सो इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें तुम देखोगे कि ये मल्टी कलर्ड तो क्या हो गए, पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं, है ना। पेटल के ग्रुप को कोरोला बोलेंगे। ये जो ग्रीन कलर का है इसको सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। ये जो बेस होता है इसको रिसेप्टिकल बोलेंगे, ये स्टेम या पेडिसल हो सकता है। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसके अंदर तुमको कार्पल और स्टेमन दोनों दिखेगा। स्टेमन में ऊपर एंथर फिलामेंट, बीच में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसमें पॉलन ट्यूब भी ग्रो करती हुई दिखाई है। कार्पल फीमेल पिस्टिल, गाइनोशियम भी बोलेंगे। मेल स्टेमन एंथर फिलामेंट, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम भी बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आ गया हमारे पास कि भाई पॉलन ग्रेन का एंथर का डायग्राम बनाओ। एंथर, एंथर के नीचे फिलामेंट तो सिंपल डंडी हो गई, ठीक है। एंथर अगर तुम देखो तो ध्यान से सुनो, एंथर में तुमको क्या दिखेगा, इस तरीके से बाइलोब्ड होता है एंथर, ठीक है। ये क्या है, दो लोब्स है इसके अंदर, तो इसको मैं बोलूंगी बाइलोब्ड। अब मैंने इसको, मान लो ये ऐसे है, ऐसे, अब मैंने इसको कट कर दिया। जब मैंने इसको कट कर दिया तो एक लोब में तुमको दो और एरियाज दिखे हैं, एक ही लोब में तुमको दो और एरियाज दिखे हैं। वेट, जैसे यहां पर एक लोब है, ये दिस इज वन लोब, इसमें तुमको दो और एरियाज दिखे, इनको हम थीका बोलते हैं, थीका, ठीक है। तो एक मिनट रुको, मुझे सुंदर सा थोड़ा सा डायग्राम बनाने दो। सबसे पहले मैंने क्या बनाए, दो लोब्स, एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड, फिर इसके अंदर इस तरीके से थीका होते हैं, वन थीका, टू थीका, वन थीका, टू थीका। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक एंथर के अंदर अपने को चार थीका मिलते हैं। सो दीज आर फोर थीका। अगर मैं एंथर की बात कर रही हूं, एक एंथर में तो चार थीका है, एक एंथर में दो लोब्स हैं, पर एक लोब में कितने थीका है, एक लोब में तो दो ही थीका हुए। तो किस तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो थीका है ना, इन्हीं को पॉलन सैक भी बोलेंगे, और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। सो दीज आर पॉलन सैक्स, पॉलन सैक के अंदर थीका हो गए, ये दो लोब्स हो गया, जिसको हम बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं, बाइलोब्ड एंथर, और नीचे फिलामेंट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। फिर है हमारे पास नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस। तो अगेन आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए तुमको, साइमोस इनफ्लोरेसेंस जो ऊपर टिप टिप पर हो, और रेसमोस इनफ्लोरेसेंस जो फैली हुई हो। फिर है हमारे पास पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसमें से डायग्राम बनते हैं। यहाँ पर तुमको याद है कुछ हमने कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें जो प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेशन करना चाह रहे हैं बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी। तो हेट्रोस्टाइली वाली एक डायग्राम है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एक में तुमको स्टाइल बहुत छोटी दिख रही है और एक में स्टाइल तुमको बहुत बड़ी दिख रही है, हेट्रोस्टाइली हो गया। फिर है यहाँ पर पी, जो स्वीट पी होता है उसके अंदर पॉलिनेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ज्यादा बनाने के लिए नहीं आएगा। ऐसे ही हमें मेज वाला भी पता होना चाहिए जिसमें टैसल्स है, तो ये किसका डायग्राम है, मेज का डायग्राम है। इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। इसमें क्या है, ये किसका डायग्राम है, ये एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। पॉलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों के डायग्राम आपको पता होने चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन, बीच में एक छेद होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं। ये एक्साइन इंटाइन, एक्साइन बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है। अब ये बहुत हार्ड है, पॉलन ट्यूब निकलेगी तो कोई तो रास्ता होना चाहिए जहां से पॉलन ट्यूब निकले, ये जर्म पोर होते हैं जहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी बेटा। फिर इसके अंदर दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। एंड उसी के अंदर न्यूक्लियस अंदर, बाहर सेल, ये जनरेटिव सेल है, ये इसका जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है,
इसका बाहर वेजिटेटिव सेल भी बना देना। यहां पर आ जाओ, ये है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल या फिर टू बी प्रिसाइज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो ओव्यूल में क्या होगा, सबसे पहले बीच में तो ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक की क्या कंडीशन होती है, इट हैज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। बीच में ये पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल हो सकता है, इसके पास 2 न्यूक्लियस है, तो ये तो बीच में हो गया। हमने क्लास में कैसे पढ़ा था कि एक रानी है और इसके 2 राजा आने वाले हैं, पर एक ही राजा से इसकी शादी होगी। अब ये जो बीच में रानी है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ पड़ा हुआ है पहले तो थोड़ा सा खाना, तो जो खाना है दैट इज न्यूसेलस। ये जो खाना वाला टिश्यू है जहां पे न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, इसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाहर फिर दरवाजे हैं, दरवाजों को हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। अंदर वाला दरवाजा इनर इंटीग्यूमेंट, बाहर वाला दरवाजा आउटर इंटीग्यूमेंट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यही इंटीग्यूमेंट टेस्टा और टेगमेन बनाते हैं सीड में, राइट। एक होता है वो वाला एंड जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, यहां से बाराती आएंगे, तो दिस एंड इज माइक्रोपाइल। और वो वाला एंड जो बंद होता है, दरवाजा बंद होता है, उसको हम बोलते हैं चार्जल एंड। यहां से क्योंकि एंट्री एग्जिट हो रही है तो इस एरिया को हम हाइलम बोलते हैं। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से ये जुड़ा हुआ है ओवरी की अंदर वाली दीवार से, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ड्रॉ अ नीट एंड वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ अ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का मतलब पॉलन ग्रेन डेवलपिंग दिखाना है, यानी कि ये तुम बनाओगे एक्साइन, पहले बनाओगे एक्साइन, फिर बनाओगे इंटाइन, फिर यहां से ग्रोथ किसकी दिखाओगे, पॉलन ट्यूब की दिखाओगे। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स दिखाओगे, दोनों को मार्क करना है, दोनों मेल गैमीट्स है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब है, ये एक्साइन है, ये इंटाइन है, जो हमने बनाया हुआ है बेसिकली वही डायग्राम बनाने। सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन में से हमारे पास यहाँ पर एक बीन सीड का डायग्राम आता है, तो बीन सीड के डायग्राम में ये हमारे क्या हो गए, 2 कॉटिलिडन, है ना। 2 कॉटिलिडन कुछ इस तरीके से बनाकर आ सकते हो। फिर बीच में ये एक लाइन है जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ये जो लाइन है बेसिकली यहां से कॉटिलिडन जुड़ा हुआ है। अब एक होगा एपिकोटाइल, एक होगा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस की ऊपर वाली जगह, हाइपोकोटाइल मतलब नीचे वाली जगह, जैसे इस डायग्राम में बना हुआ है। तो ये हो गया ऊपर वाला एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल। फिर उसके ऊपर ये क्या है जो आगे जाकर शूट बनाएगा, यानी कि प्ल्यूम्यूल। ये क्या है जो नीचे जाकर रूट बनाएगा, यानी कि रेडिकल। सीड का आउटर वाला एरिया इज टेस्टा, अंदर वाली लेयर इज टेगमेन। ये सीड की आउटर लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास, वो तो हमने डाइकोटिलिडनस सीड को ओपन कर दिया था। यहाँ हम अगर सिर्फ आउटर लाइन की बात करें, मतलब बाहर से अगर हम देखें, तो ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्केव साइड है। बीच में हमेशा एक निशान होता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है बेटा अंदर ओवरी की वॉल से। तो जब ये सीड ग्रो करता है, टूट जाता है, तो एक निशान रह जाता है, एक नॉच रह जाता है, जिसको हम अगेन हाइलम बोलते हैं। ये हाइलम हो गया। हाइलम के ऊपर जो छोटा सा छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, जहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा, गैसेस का आना जाना होगा, ठीक है। देन अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रही हूँ ना भाई, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेज का जो डायग्राम है, मेज ग्रेन का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेज ग्रेन जो होता है इसमें एक ही कॉटिलिडन है ना, मोनोकॉटिलिडनस है ये। और उसके बाद इसके कॉटिलिडन को हमने एक नया नाम दिया हुआ है, दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम। कहाँ गया स्क्यूटेलम, ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया, दिस इज स्क्यूटेलम। ऊपर इसके एंडोस्पर्म भी होता है। एंडोस्पर्म की बाहर वाली जो लेयर है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसको हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। फिर यहाँ प्ल्यूम्यूल ऊपर, रेडिकल नीचे। प्ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाला एरिया कोलियोप्टाइल, रूट्स को प्रोटेक्ट करने यानी कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाला एरिया रेडिकल। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों, स्कैन कर लो इसको। फिर सेम डायग्राम हो गया है तो देन हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। देन कम्स हमारा एक्सपेरिमेंट। अब ये तुमको मान लो फोटो दे दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि हम एक्सपेरिमेंट में क्या करना चाह रहे हैं, तो ड्राई कॉटन, वेट कॉटन, यानी कि हम वाटर की इंपॉर्टेंस को पता लगाना चाह रहे हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है एक हमने आइस क्यूब रख दिया, एक वेट कॉटन आइस क्यूब वाले डब्बे में रखा, यानी कि हम टेम्परेचर की बात करना चाह रहे हैं।
देन एम पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का, एम ही नहीं पता होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन करके आओगे। यहाँ पर है ऑक्सीजन इज नेसेसरी, अब ऑक्सीजन नेसेसरी है, मान लो यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और इसको एक्स लिख दिया, और मैंने पूछा कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसा क्या डाला है कि हम ये ऑक्सीजन नेसेसरी वाला एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। पायरोगैलिक एसिड डाल दिया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक जगह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो चुकी है, एक जगह नहीं हुई है, इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब हमें समझ आ गया ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर ये बीन सीड एक्सपेरिमेंट है, पता चल जाएगा तुमको क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है एलएस ऑफ अ फ्लावर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। वन क्या है जी, कलरफुल पार्ट है, पेटल्स, कोरोला। फिर ये जो लंबी सी ट्यूब जा रही है ये क्या है, ये स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल हो गया, नीचे फोर्थ क्या है, ओवरी हो गया। समझे, ऐसे करके आएंगे। फिर यहाँ पर बेटा हमारे पास एक मरकरी वाला एक्सपेरिमेंट था, ये हम सीड के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखा रहे हैं। हमने मरकरी यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि हमें विदाउट ऑक्सीजन एक कंडीशन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हमने मरकरी ऐड करा है, तो इसने केमिकल इक्वेशन पूछ ली। ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मरकरी नीचे आएगा, हमने यहाँ पर CO2 का एरिया आते हुए देखा है। और हम CO2 के एरिया को कैसे टेस्ट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एक ट्यूब लेते हैं, कॉटन स्वॉब लेते हैं, या तो उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी का लेवल फिर से ऊपर पहुंच जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना बेटा, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट एज इट इज पूरा डिजाइन करने के लिए नहीं आता, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप हियर, तो अगेन हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया, सोडा लाइम लेंगे हम, इसमें भी हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर रहे हैं तो हम लाइम वाटर ले लेंगे, ठीक है। अगेन लाइम वाटर का एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भाई जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, तो यहाँ से CO2 निकली होगी, ये वाला लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर टेस्ट करना है तो हम लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, मिल्की हो रहा है यानी कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली टू प्रूव दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। इससे पहले हम सीड्स ले रहे थे, यहाँ पर हमने ग्रीन प्लांट्स को लिया। हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इस बेल जार को एक काली पन्नी से कवर कर देते हैं कि भाई ये खुद फोटोसिंथेसिस ना करे। अब ये CO2 रिलीज करेगी, यहाँ पर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, बट यहाँ पर CO2 को ये खुद भी यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकती है, हमें वो चीज हटानी है, ये खुद इसको हमने फोटोसिंथेसिस नहीं करने देना, तो इसको हम काली पन्नी से कवर कर देते हैं। CO2 फ्री अगर एयर अगर मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, तो मेरे को अगर चेक करना है कि ये एयर CO2 फ्री है, पहले तो CO2 फ्री करेंगे कैसे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, KOH डाल दोगे सारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। KOH भी डाल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है सोडा लाइम, KOH NaOH दोनों ही CO2 को एब्जॉर्ब करता है, पायरोगैलिक एसिड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने सोडा लाइम डाल दिया, CO2 यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी। मुझे अब टेस्ट करना है कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक से हो रहा है नहीं हुआ, CO2 एब्जॉर्ब हुई है या नहीं हुई है, तो मैं यहाँ लाइम वाटर रख दूंगी, लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो भाई अभी सोडा लाइम कम था और डालो, अच्छे से नहीं हुआ है। पर लाइम वाटर अगर मिल्की नहीं हुआ है, दैट कंफर्म्स कि भाई एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है। अब तुम यहाँ CO2 फ्री एयर आगे डाल रहे हो, ये प्लांट CO2 बनाएगा और आगे सोडा लाइम नहीं लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगेन देखो ये एक्सपेरिमेंट आ गया। सो आपको यहाँ पर वाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, वाई बॉइल्ड पीस सोक्ड इन डिसइंफेक्टेंट में क्यों डालते हैं भाई, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे जो सीड्स हैं वो सड़ जाएंगे, बैक्टीरियल एक्टिविटी हो जाएगी, उससे बचाने के लिए, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पर एक बार टेपवर्म का डायग्राम तुम देख सकते हो। जो टेपवर्म होता है ना, ये ऐसा लग रहा है कि उसके बहुत सारे मुंह है, ये उसके बाल हैं, बड़ा हैंडसम सा उसका कटोरी कट है, बेटा ऐसा नहीं है। जो टेपवर्म होता है वो ह्यूमंस की इंटेस्टीन के अंदर रहता है एंड पैरासाइट है, तो ये इंटेस्टीन को ऐसे पकड़ के रखना चाहता है और न्यूट्रिएंट सक करना चाहता है। तो पकड़ के किसकी हेल्प से रखेगा, ये हुक है बेटा इसके, और ये इसके सक्कर्स हैं जिससे ये चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को सक करेगा। इसके माउथ को हम रोस्टेलम बोलते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि इतना डेप्थ में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट इन केस अगर तुमको स्कूल में कराया गया है तो कर लो रिवाइज, कोई बुराई तो नहीं है इसके अंदर।
इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। वैसे एनिलिडा का मेन फीचर होता है सेगमेंटेशन, बट इसके अंदर जो तुमको सेगमेंट्स दिख रहे हैं उसको हम ग्लॉटिड्स बोलते हैं। यहाँ पर मैच्योर ग्लॉटिड्स टूटते जा रहे हैं और यहाँ पर इमेच्योर ग्लॉटिड्स हैं जो कि डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आया ना ये, तो आपको एनिमल पहचानना है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्लेथीहेल्मिन्थ्स को बिलोंग करता है, पैरासाइट है भाई, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय इट, तो टेपवर्म क्या करता है, टेपवर्म इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सकर्स, सकर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देन फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर अगर हम आ गए तो ये वाला डायग्राम जो है कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिकली ये कॉर्डेटा का एम्ब्रियोनिक डायग्राम है, हमारा एम्ब्रियो भी ऐसा ही दिखता है कुछ। इसके 4 फीचर्स हमने याद करे हैं। एक तो पोस्ट एनल टेल, फिर इसके अंदर गिल स्लिट्स हैं और डॉर्सल साइड पर नोटोकॉर्ड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और नर्व कॉर्ड होगा। तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल एंड गिल स्लिट्स, ये 4 फीचर्स है बेटा एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेटा। फिर है हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेबलिंग आनी चाहिए तुमको। माउथ से स्टार्ट करेंगे, एसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, नीचे पेनक्रियाज हो गया, फिर हमारी इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एनस हो गया। अपने डायग्राम पर आते हैं जो हमने क्लास में बनाया हुआ है, ये देखो नोज माउथ, ये पूरी बकल कैविटी है। फिर इसके बाद यहाँ फेरिंग्स आ गया, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसोफेगस, ये हमारा स्टमक है, यहाँ पर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जिस पार्ट में स्टमक ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ओपन होता है, डियोडेनम में ओपन होता है। बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये एनल स्फिंक्टर है और नीचे एनस है। देन हमारे पास ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों में कंबाइन हम डायग्राम पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो फेरिंग्स से तो खाना और हवा दोनों साथ साथ आ रहे थे, अब आगे जाकर रास्ता अलग अलग हो जाएगा। पीछे की तरफ फूड पाइप निकल जाएगी, आगे की तरफ विंड पाइप निकल जाएगी, पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है ट्रैकिया या विंड पाइप के ऊपर, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि बंद कर देती है इस पाइप को जब आप खाने को स्वॉलो कर रहे हो। तो एपिग्लॉटिस का डायग्राम पहचानने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, देन हमारे पास है टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, टीथ के डायग्राम्स। एक सिंगल टीथ टूथ का स्ट्रक्चर भी आ सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आ सकता है। इंसिजर्स फ्लैट होते हैं, कैनाइन्स ऊपर से शार्प होते हैं, दोनों के पास एक एक ही रूट होती है। मोलर्स एंड प्री मोलर्स पीछे से ब्रॉड होंगे, मोलर्स में तुमको 3 कस्प दिखेंगे, प्री मोलर्स में तुमको 2 कस्प दिखेंगे, प्री मोलर्स में 2 रूट, मोलर्स में 3 रूट्स। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। फिर उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करें तो सबसे बाहर इनेमल, फिर उसके अंदर डेंटाइन। ठीक है, जो पिंक वाला एरिया होता है जिसमें हमारे टूथ्स अटैच्ड होते हैं उसको हम रूट बोलेंगे, जहां पर तुम ब्रश करते हो उसको तुम क्राउन बोलोगे। ठीक है, ये पिंक वाला एरिया है क्या, गम्स या फिर जिंजिवा। ठीक है, अब एनिमल और डेंटाइन तो हार्ड पार्ट हो गया, उसके अंदर सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट को हम पल्प बोल सकते हैं। ये पल्प पार्ट जो है वो पूरा का पूरा हमारा अंदर अटैच्ड होता है, पल्प के अंदर ही ब्लड सप्लाई हो रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स आ रही होंगी, न्यूरॉन्स का सप्लाई भी यहीं पर हो रहा है। ठीक है, नर्व वेसल्स का सप्लाई हो रहा है बेसिकली। सो टीथ की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल बोलते हैं। अब सीमेंटम क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हें इस टीथ को इस सॉकेट के अंदर अटैच करना है, तो तुमने सीमेंट लगाते, जैसे हम ईंटों को जोड़ते हैं ना सीमेंट लगाकर, तो ऐसे इमेजिन करो इस दांत को तुमने सीमेंट भर के अटैच किया है, तो जो अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर है दैट इज सीमेंटम। हो गई सारी लेबलिंग्स, इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा। फिर है बेटा ये हमारे पास कंबाइंड डायग्राम, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है। लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, लिवर से जो डक्ट जारी है दैट इज हिपैटिक डक्ट, लिवर से जो डक्ट जा रही है हिपैटिक डक्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट जाएगी उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब लिवर ने बाइल जूस बनाया, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया, अब ये बाइल जूस यहाँ नीचे आएगा, ये बाइल जूस किसके अंदर एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम के अंदर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइल डक्ट बोल देंगे, क्योंकि बाइल जूस लेकर आ रही है। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की डक्ट को क्या बोलोगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये डियोडेनम है, डियोडेनम के अंदर इंटेस्टिनल जूस भी होगा और इनकी सीक्रेशंस भी होंगी लिवर और पेनक्रियाज की। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा बोन वाला चैप्टर, तो बोन का जो डायग्राम है
बोन के डायग्राम में इतना डिटेल में नहीं करो तुम, यहाँ पर आ जाओ, ये वाला डायग्राम कर लेते हैं। बोन का जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं इसकी लेबलिंग। चलो इस डायग्राम से इंपॉर्टेंट लेबलिंग बताती हूँ तुमको। बोन की जो सबसे आउटर लेयर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। अब एपिफाइसिस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, पर मैंने कराया है तुमको। चलो कोई बात नहीं, अगर स्कूल में कराया है तो तुम याद कर लेना, क्योंकि 9th में क्या स्कूल में कराई हुई चीजें ही तुम्हारे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। हम एक्स्ट्रा लेकर चलते ही है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉक्सिमल यानी कि पीछे की तरफ, दूर की तरफ एपिफाइसिस, बीच का है मेटाफाइसिस, और ये हो जाएगा डायफाइसिस। पर बोन की इकलौती आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। इसमें मुझे दिख नहीं रही है, पेरियोस्टियम बोलते हैं। ऑस्टिया वर्ड जो होता है वो हमेशा बोन के लिए आता है, तो बोन की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम, ठीक है। फिर बोन जो है वो अंदर से बड़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर येलो कलर की कैविटी होती है। ये देखो मेड्यूलरी कैविटी, मेड्यूलरी कैविटी में क्या भरा हुआ है, येलो बोन मैरो भरा हुआ है, ठीक है। ये रहा ना पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग, मैंने देखा नहीं, ठीक है। फिर है यहाँ पर एंडोस्टियम, नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। रेड बोन मैरो तुमको पता है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन के किनारे पर क्या होता है, बोन एंड से सॉफ्ट होती है, बोन के एंड पर कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर इसलिए क्योंकि इससे दूसरी हड्डी भी जुड़ रही होगी, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, ठीक है। इस डायग्राम में भी देख लो, ये हो गया हमारा स्पंजी बोन विद रेड बोन मैरो, बीच में हो गया फैटी येलो बोन मैरो। हाइलिन कार्टिलेज सॉफ्ट एरियाज में होता है, एक बोन दूसरी बोन से लिगामेंट से जुड़ती है, ठीक है। एंड बीच में इन्होंने मेड्यूलरी कैविटी दिखा दी, यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन जहां पर कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोर हाउस होगा। वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर कम चांसेस है कि तुमको ड्रॉ करने के लिए आ जाए, बताओ एक बार लेबलिंग देख लेते हैं। ये हमारा वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है, एटलस और एक्सिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट आप जनरल स्ट्रक्चर पढ़ो। ये जो पूरा एरिया इसको हम सेंट्रम या बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नहीं लगता स्कूटर जैसा स्ट्रक्चर हो, बजाज का स्कूटर आता है। अब ये जो है ये स्पाइनस प्रोसेस है जो सामने तीखी निकल रही है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, जब एक फ्लैट हड्डी में से कोई और शार्प हड्डी ऐसे निकल रही है उसको प्रोसेस बोलते हैं। ये साइड में से निकल रही है तो ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये फ्रंट में से निकल रही है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। फिर लगे हुए फेसेट, फेसेट क्या होता है, जहां से जैसे हमारी वर्टिब्री है, यहाँ पर है ना ये वर्टिब्री, तो बेटा यहाँ से आकर रिब्स जुड़ रहे होंगे, रिब्स के दो फेसेस होते हैं, बाइसेफेलिक रिब्स होती है, तो ये रिब्स इससे आकर जुड़ेगी। ऊपर वाले जो फेसेट है उसको हम सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट बोल सकते हैं, नीचे वालों को हम इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स बोल सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, देखो ये हो गई सेंटर वाली बॉडी, ठीक है, इसको सेंटर में या बॉडी बोल सकते हो। ये स्कूटर वाले हैंडल ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, ये स्कूटर की आगे बल्ब हो गई, हेडलाइट हो गई स्पाइनस प्रोसेस। ये भी बेटा दो ऐसे शीशे लगे हुए हैं, तो दो शीशे हैं, फेसेट, फेस देखते हैं ना शीशे में, तो ये दो शीशे हैं जिसमें तुम फेस देख रहे हो, जिसको हम फेसेट बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये है हमारा नीज का डायग्राम, जॉइंट दिखाया हुआ है। हमारे नीज में जो जॉइंट होता है उसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। अब ऊपर एक हड्डी, नीचे एक हड्डी, फीमर और टिबिया दिखा दी इन्होंने, ठीक है, जो हमारे पैरों की हड्डियां होती है। बीच में एक पानी होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड हो गया। अब ये साइनोवियल फ्लूइड किसी मेम्ब्रेन में तो होगा, तो ये पड़ा हुआ होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवियल फ्लूइड इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। दो हड्डियां एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई होंगी, लिगामेंट से जुड़ी हुई होंगी, तो ये हो गया तुम्हारा लिगामेंट। ऊपर दिखा दी मसल, मसल भी हड्डी से जुड़ी हुई है, मसल और बोन जुड़ी हुई होती है, तो टेंडन टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, ये टेंडन हो गया। यहाँ पर इन्होंने नी की एक और बोन दिखा दी जिसको नी कैप बोलते हैं। बोन का एंड कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखा दिया, ठीक है। और क्या रह गया, लिगामेंट हो गया, फाइब्रस कैप्सूल बेटा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और साइनोवियल कैप्सूल है, एक और लेयर है जो कि इस पूरे एरिया को कवर करके रखती है, इंटैक्ट रखती है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। फिर अगर हम स्किन पर आ जाए तो स्किन में बेसिकली पहले हम ये वाला डायग्राम पढ़ेंगे। स्किन की दो लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे वाली हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस या सिर्फ डर्मिस बोल सकते हो। एपिडर्मिस की तीन लेयर्स है, सबसे बाहर रफ लेयर जो बड़ी खुरदुरी होती है, यहीं पर तुम क्रीम लगाते हो, स्ट्रैटम कॉर्नियम। फिर उसके नीचे बहुत ही पतली सी लेयर होती है जिसको स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम बोलते हैं, और फिर उससे नीचे वाली होती है जिसको हम मैल्पिगियन या जर्मिनेटिव लेयर बोलते हैं। जर्मिनेटिव लेयर यानी कि यहाँ से नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारी डर्मिस होगी।
इस डायग्राम में देखोगे, ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस की तीनों लेयर्स यहाँ पर दिखा दी इन्होंने। डर्मिस देखो कितनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि डर्मिस के अंदर और डेरिवेटिव्स जुड़े हुए हैं, बाल यहीं से निकल रहे हैं, पसीना यहीं से आ रहा है, ऑयल यहीं से आ रहा है, तो डर्मिस में ही तुमको हेयर वाला स्ट्रक्चर दिख गया, ग्लैंड दिख गए, सिबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल बना रहे हैं, सिबम बना रहे हैं, स्वेट ग्लैंड भी देखो यहीं पर पड़ा हुआ है जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। चलो यहां पर आ जाओ इस वाले डायग्राम के ऊपर, या तुमको डिटेल में ही अलग से पढ़ा देती हूँ। डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन, यहाँ पर बेटा हम हेयर का डायग्राम पढ़ रहे हैं। हेयर फॉलिकल जो बाहर की तरफ निकल रहा होता है स्कैल्प से, ठीक है, नॉट हेयर, उसको हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं। ये जो ये निकल रहा है ना, ये क्या है, ये हेयर शाफ्ट है, ठीक है, स्कैल्प से बाहर हेयर शाफ्ट हो गया। अंदर जो घुसा हुआ है उसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। तुमने फॉलिकल नाम एड्स में सुना होगा कि ये वाला ऑयल लगाओ, अच्छे से मसाज करो, फॉलिकल के अंदर तक जाकर इसमें, फॉलिकल के अंदर तक ये ऑयल एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, फॉलिकल से, फॉलिकल में जर्म्स होते हैं, फॉलिकल को अच्छे से क्लीन करेगा। तो ये लाइन वर्ड तुमने सुना होगा। तो एक फॉलिकल बेसिकली ये छेद है जहाँ पे हेयर पड़ा हुआ है। अब हेयर सिर्फ यहाँ नहीं, अंदर तक पड़ा हुआ होता है, कहाँ तक, डर्मिस तक पड़ा हुआ होता है। तो ये जो तुमको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये राउंड स्ट्रक्चर क्या है बेटा, हेयर का बल्ब है, बल्ब, ठीक है, ये हेयर बल्ब है जिसमें पूरा का पूरा हेयर अंदर घुसा हुआ है। हेयर के पास यहाँ नीचे से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, यहीं पर मेलानोसाइट बनते हैं जो कि बालों को कलर देते हैं बेसिकली। एंड आपको सिबेशियस ग्लैंड हेयर के साथ भी दिखेगा, अलग से भी दिखेगा। हेयर के साथ इसलिए क्योंकि हेयर के सेल को भी न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो इसी के साथ में इन्होंने सिबेशियस ग्लैंड बना दिया जो कि सिबम बना रहा है। और एक एरेक्टर मसल भी बना दी, क्योंकि हमारे बॉडी पर जो हेयर होते हैं, गूजबम्स आते हैं, एरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये नेल का डायग्राम हो गया, ये ऊपर नेल मैट्रिक्स हो गया, नेल बेड हो गया, ठीक है, नेल प्लेट, नेल मैट्रिक्स, नेल बेड, तीन ही लेबलिंग्स है इसके अंदर। तो ये एक और हमारा डायग्राम हो गया बेटा, हेयर पूरा जो अंदर की तरफ घुस रहा है, हेयर फॉलिकल, ये एरिया हेयर बल्ब हो गया, हेयर के अंदर जहां से ब्लड सप्लाई जा रहा है वो हेयर पेपिला हो गया, ये हेयर शाफ्ट हो गया, ये स्किन का सरफेस हो गया, यहाँ पर हमारा सिबेशियस ग्लैंड जो कि सिबम बना रहा है, और यहाँ पर मसल लगी हुई है। बनाने के लिए नहीं आएगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेबलिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ये। फिर एक मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ते हो, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है कहीं भी तुम्हारे सैंपल पेपर्स वगैरह में, बट जब हम कर ही रहे हैं तो सारे डायग्राम्स ही पढ़ लेते हैं ना। ये मेमोरी ग्लैंड्स है, ये मिल्क डक्ट है, मिल्क डक्ट के पीछे एल्वियोलर टिश्यू होता है, एल्वियोलर सैक होते हैं, तो ये मिल्क डक्ट हो गई और पीछे एल्वियोलाई हो गए, ठीक है। ये देखो मेमोरी ग्लैंड, निपल, ये डायग्राम वैसे कम है, वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन कम चांसेस है आने के। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बड़े डायग्राम्स आते हैं भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये डायग्राम किसको दिख रहा है तुमको, ये एल्वियोलाई का डायग्राम है। एल्वियोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई है, तो एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और ब्लड कैपिलरी की दीवार भी बहुत ही पतली होती है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। दोनों के बीच में क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पर इन्होंने गैसेस का एक्सचेंज दिखाया हुआ है। ऑक्सीजनेटेड एयर यहाँ डिफ्यूज कर रही है रेड ब्लड के साथ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया है, ब्लू कलर की से दिखा रहे हैं बेसिकली, और रेड ब्लड सेल ने यहाँ पर CO2 को वापस भेज दिया है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बेटा एल्वियोलाई के अंदर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाथ लगाओगे, ये क्या है, हमारी ट्रैकिया विंड पाइप, यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, तो इन्होंने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाया, देखो लेरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, एंड देन इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एंड देन लास्ट में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोंकियोल तक दिखा दिया, बट हमने इससे ज्यादा डिविजन्स भी पढ़ी हुई है जो लंग्स के अंदर एंटर कर रही है। ये बेटा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, कि अगर हम इस डायफ्राम को नीचे कर दें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। डायफ्राम अगर फिर से रिलैक्स कर गया, अपनी पोजीशन पर चला गया, तो अंदर की वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एयर विल डिफ्यूज आउट, ठीक है। ये एक डायग्राम है, यहाँ पर एक जिंदा कॉकरोच है, एक मरा हुआ कॉकरोच है, तो हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन विल बी यूज्ड अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाइजीन की टू हेल्थ में ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का डायग्राम पढ़ते हैं ना हम, तो ये डायग्राम की लेबलिंग देख के जाओ एक बार, कि इसका ये स्यूडोपोडियम यानी कि अमीबा है यार, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप तो है नहीं, तो ये इसके स्यूडोपोडिया हो गए यानी कि फॉल्स फीट, इसका शेप
ऐसे ही रैंडम साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। बीच में न्यूक्लियस तो दिखाओगे, बट ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर है ना अंदर, ये क्या, ये रेड ब्लड सेल है। ये इसके सेल कैसे हो गए, ये इसके नहीं है, इसने खाए हैं ये सेल हमारी इंटेस्टीन के। तभी बेटा जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से बीमारी हो रही है, दैट इज एमीबायसिस, उस बीमारी में जो स्टूल आता है, उसमें खून आता है, ब्लड आता है, क्योंकि इसने हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल्स को डैमेज कर दिया है। तो ये ब्लड सेल इसके खाए हुए हैं, जो इसने हमारी इंटेस्टाइन के खाए थे। एचआईवी एड्स ये वायरस का एक बेसिक डायग्राम है। अब जैसे वायरस भी है तो एक ही सेल ना, चाहे लिविंग भी नहीं है नॉन लिविंग भी नहीं है, हम इसको कैटेगराइज नहीं करते। वायरस का जेनेटिक मटेरियल अक्सर क्या होता है बेटा, आरएनए होता है। जैसे बैक्टीरिया और फंगस, हमारे सेल का हमने जेनेटिक मटेरियल डीएनए लिखा है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमने आरएनए बनाया। अब इसके पास कोई न्यूक्लियस व्यूक्लियस नहीं बनाना। आरएनए के बाहर तुम बनाओगे एक प्रोटीन की लेयर, एक प्रोटीन की लेयर, फिर एक और प्रोटीन की कवरिंग, और सबसे बाहर वाली जो लेयर दिखाओगे ना तुम, ये जो फूलों जैसी लेयर दिख रही है, ये कार्बोहाइड्रेट की लेयर है। ठीक है, सो ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है, तो मैंने अटैच करा है, स्कूल में कराया है तो डू इट, नहीं कराया तो छोड़ देना। ये एंटीबॉडी का डायग्राम है, नहीं आएगा वैसे तो, बट देख लो एक बार, वाई शेप की एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज हथियार होते हैं, है ना, जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट लास्ट चैप्टर है। अब लास्ट चैप्टर में हमने एक स्क्रबर का डायग्राम पढ़ा था, तो हमने स्क्रबर के बारे में क्या सीखा था कि स्क्रबर जो होता है एक मशीन होती है, और ऊपर हम एक वाटर का स्प्रे कर देते हैं, जो कि सारी जर्म्स को या डस्ट को नीचे बिठा देता है, और जो क्लीन एयर होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये ऊपर स्प्रे, एंड यहाँ से तुम डर्टी एयर, डर्टी गैस दिखा सकते हो। ठीक है, इतनी डेप्थ में नहीं आएगा, बस तुमको पता होना चाहिए कि जो डिवाइस है ये क्या है, ये स्क्रबर है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे यार, हमें अपनी तैयारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बट ये नाम से मत घबराना, इतना नहीं आएगा, बस डिवाइस देख के पहचान जाना कि स्क्रबर की बात हो रही है। ऐसे ही एक और डिवाइस है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की प्लेट्स और चार्जेस दिखेंगे, मेटल की रॉड्स दिखेंगी, यहाँ से गैस पार्टिकल्स आ रहे हैं जर्म्स के साथ, डस्ट के साथ। उस डस्ट को हम पहले चार्ज देते हैं, और चार्ज देने के बाद ये जो मेटेलिक प्लेट्स होती है वो डस्ट को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है, साफ हवा यहाँ से निकल जाएगी। तो अगेन यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई कि ये जो डायग्राम है ये है किस चीज का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का डायग्राम है। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें और कोई डायग्राम, अगर कंफ्यूजन हो, कोई और डायग्राम तुम चाहते हो कि मैम एक और डायग्राम, ये वाला डायग्राम करा दो, ये हमने स्कूल में कराया है, तो कमेंट्स में डाल देना। नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगी मैं वो वाला डायग्राम ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो दैट्स इट। आपने इतनी भी तैयारी कर ली है, मोर देन इनफ मेरे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर समझ में आया है, 60-70% भी समझ में आया ना, तो भी तुम अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बट इसको 100% लेके जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, अब हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ डायग्राम में डाउट है तो लेट मी नो, और तुम्हारी कोई डिमांड है तो लेट मी नो, आई विल डू दैट फॉर यू। अभी आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। 9th में अच्छे मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मेहनत करना सीखना, क्योंकि 10th में मेहनत करनी पड़ेगी। 10th की मार्कशीट जब हाथ में आएगी तो हर जगह लगती है बेटा 10th की मार्कशीट। ठीक है, आगे अभी मैं भी कहीं अगर इंटरव्यू देती हूँ, मान लो मैंने कहीं दिया, या फिर यहाँ भी जब मैं आई थी, मेरी 10th की मार्कशीट लगी थी, हर जगह 10th की मार्कशीट लगती है। ठीक है, तो उसमें खुद को एम्बैरेस नहीं करना है, और 10th की मार्कशीट में अच्छे नंबर लाने के लिए 9th से ही मेहनत करनी सीखनी है, कॉन्सेप्ट्स अपने वीक नहीं रखने हैं। और तुम्हारी स्ट्रेंथ हमेशा से क्या रहेगी कि तुम आईसीएससी के हो, तुम एक्स्ट्रा पढ़ते हो, एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, मेंटेन दैट ऑरा। चलो बाय बाय, दैट्स इट, टेक केयर।